अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा ताज़ा सूरत हाल को देखकर सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी भी दिलबर्दाश्ता हो गए। उनका कहना है कि हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह पांव के नीचे आकर कुचले जाएंगे। तफसील से वीडियो को आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो देखें, फिर मजीद इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो तैनाती की मंजूरी है वो दे दी गई है बाकायदा तौर पर, और 3 माह कबल दे दी गई है। अगरचे अभी वो फौरी तौर पर ज़ाहिर ओहदा तो नहीं संभालेंगे, वो तो सितंबर में ही जाके ओहदा संभालेंगे, लेकिन इसकी आखिर जरूरत क्या पेश आई और क्या इसकी अहमियत है, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। पहले भट्टी साहब से इस पर कमेंट लेती हूँ। भट्टी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है सर, इसकी क्या वजह नजर आती है रूटीन से हटकर कि इतनी देर पहले, हालांकि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है वो तो एक अपने ऑर्डर के मुताबिक बन ही रहा होता है, तो ऑब्वियस था कि उन्होंने ही आना है, कोई पिक एंड चूज तो है नहीं था। शमीना, आपके सवाल में भी जवाब है। जरूरत क्या पेश आई? बदकिस्मती है, पाकिस्तान में आइन और कानून तलाश गुमशुदा है, वो पाकिस्तान की 4 दीवारी में आ नहीं सकता। देखें, मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऑर्डर देखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उमर अताब बंदयाल है, उन्होंने कहा था 14 मई को इलेक्शन होंगे, और तमाम आईनी माहिरीन कह रहे थे नामुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन 75 साल में पहली हुई है। जब उसके हुक्म का कुछ नहीं हुआ, ये पाकिस्तान है, इसमें हर चीज पॉसिबल है, बदकिस्मती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो भट्ट साहब, आपकी क्या इस पे इंफॉर्मेशन भी है, और फिर दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि इससे तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो क्या फील करेंगे, क्या वो कोई दबाव है, कोई मैसेज दिया गया उन्हें? देखिए समीना, बात यह है कि जी का जाना ठहर गया। कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में, वो अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। अब काजी फायज ईसा ने आना तो था ही, और सदर मुमलिकत ने इसका जनाब मंजूरी भी दे दी, 3 माह पहले भी दे दी, लेकिन ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का ताज होगा। काजी फायज ईसा को आने वाले दौर में जो बहुत टफ काम है वो अब करना है। और आप देखें ना कि मौजूदा इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, फिलहाल तो मुझे तो नहीं नजर आ रहे जो इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन इन हालात में जब काजी फायज ईसा आते हैं तो फिर क्या लेते हैं? अच्छा, काजी फायज ईसा जो हैं वो एक दबंग शख्सियत के मालिक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और वो रूटीन के चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। वो एक इस तरह के हैं कि वो 100 मोटो लेकर वो उड़ा पड़ा कर इधर से उधर करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन अब करते क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसमें तो अभी कुछ कानून साजियां भी रुकावट है ना, जिनके ऊपर अभी फैसले होने बाकी हैं। भट्टी साहब, ये जो 2 बड़े अहम कानून अभी बने थे, रिव्यू वाला भी, फिर ये 184(3) सो मोटो वाला भी, तो ये वाले जो प्रोसीजर वाला जो है, ये एक्ट के तहत नहीं बन सकते थे, गैर कानूनी बनाया, गैर आईनी बनाया, आइन से नखराफ किया, कानून की वायलेशन की है। आइन से नराफ करने की सजा मौत है, लेकिन बदकिस्मती है पार्लियामेंट अपने आप को अदालतों से भी मुकद्दस समझती है। देखे, पाकिस्तान में बज़ाहिर तो मीडिया भी आजाद है, मीडिया आजाद इतना है, मैं अपने हद तक मानता हूँ। तो बात ठीक हो गई भट्टी साहब, लेकिन बात ये है कि इनके फैसले तो होने हैं ना, तो क्या फिर वो अगले चीफ जस्टिस आके करेंगे, यही चीफ जस्टिस करेंगे? ये तो फिर आपको लग रहा है कि इसमें कोई इंटरलिंक्ड है मामला, इसी वजह से पहले नोटिफिकेशन किया गया? देखें, है इंटरलिंक तो है। देखें, इन्होंने क्या करना है, जो चीफ जस्टिस अपना हुक्म करके 14 मई कह रहे थे, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब को आपने घर भेज दिया, नवाज शरीफ को भेज दिया, अब शहबाज शरीफ तो उसूलन 14 मई के बाद एक दिन नहीं रहना चाहिए। निगरान हुकूमत पूरी कुल कायनात के तमाम आईनी माहिरीन से पूछ रहे, 90 दिन से 1 दिन आगे नहीं रह सकते। जिस मुल्क में आइन कानून ना हो तो छोड़े, हम सब कीड़े मकोड़े हैं, 2-4 पाँव में आते हैं, मरा जाएंगे, सो वट, नए आ जाएंगे, गुलाम आ जाएंगे। खासी गुलामों की तादाद है 23 करोड़ में। चलिए, हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमें कोई कानूनी राय अगर मिल सकेगी तो इस पर फिर भी बात कर लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं जी टॉपिक में और बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिकल मामलात की। पीपल्स पार्टी PMLN, भट्टी साहब बड़े स्ट्रांगली कन्विंस्ड हैं कि इनकी लड़ाई बड़ी ज्यादा है, लेकिन भट्टी साहब, इसमें लड़ाई किन इश्यूज पर है और जीतेगा कौन, क्या आपको नजर आ रहा है? ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई है या सच्ची मुच्ची लड़े हुए हैं? देखिए, जीतेगा तो अंपायर यकीनन, इसमें खिलाड़ी अब इतना मैटर नहीं करते। दोनों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो विकेट पे खड़े होके 20 ओवर का मैच खेल सके। अब 2 CV गए हुए हैं, दोनों CV ही मुतमईन नहीं कर सके। अब आप अंदाजा करें ना, शाहिद खान अब्बासी खुद मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम रहे हैं और लंदन में आके इश्तिहारी मुअज़्ज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर रहे हैं।
डू यू थिंक? आपको पता है दुबई आसिफ अली जरदारी सब बीमार हुए, लेकिन इलाज करने कौन कौन उधर खबर लेने गया? तो जब आप बोर्ड का फैसला, पर्ची का फैसला बंद कमरों में करेंगे और हुकूमत का इंतखाब करने की बजाय हुकूमतें मुसल्लत करेंगे, तो बेहतरी के रास्ते नहीं निकलते, रास्ते मजीद दुश्वार और मंजिल दूर हो जाया करती है। ये मेरी राय है। कल क्या होगा गैब का इल्म तो मुझे इतना नहीं है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है भट्ट साहब, ये जो जरदारी साहब पहले लाहौर में भी काफी टाइम गुजार के गए हैं, कोई खातिर खा बड़ा नाम तो नहीं वैसे वो जोड़ सके अपने साथ, लेकिन PMLN इस बात पे बड़ी अपने तहफुजात रखती थी कि एक ये दर लेना है। देखिए समीना, बात यह है कि इस वक्त रोटी एक है और खाने वाले दो हैं। अब रोटी छीननी तो पड़ेगी। आपको 14 अगस्त से पहले निगरान हुकूमत का क्याम तो लाना है, शहबाज शरीफ को घर जाना है, इसमें तो कोई रुकावट है ही नहीं, मैं समझता हूं। अब जो निगरान हुकूमत आ रही है तो उसमें निगरान वजीर आजम बहुत अहम है। इस सिलसिले में अब रोटी फिर एक हो गई। वो कहते हैं अपना, वो कहते हैं अपना। मेरा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। अब पीपल्स पार्टी ने छीन लिया है नजम सेठी से चेयरमैन PC बोर्ड का। वो उन्होंने कहा वजारत खेल मेरी है, लिहाजा मेरी है, वो ले ली उसने। अब ये बात मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आई कि उनसे ये ओहदा क्यों लिया गया। लिहाजा खबर दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि इस वक्त नजम सेठी घोड़ा होगा निगरान वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ की तरफ से, और दूसरा नाम मोहसिन बेग का अभी तक कायम है। जी भट्टी साहब कह रहे थे, जंगीर तरीन के दोस्त हैं, इनसे पूछे। सुमीना मैं अर्ज करूं, जी सर हुक्म करें। मैं अर्ज करूं जी, वजीर आजम मैटर ही नहीं करता। आप जब छोटी थी याद करें, मैं उस वक्त आपके प्रोग्राम देखता था। एक खिलौना होता है चाबी वाला, जो चाबी देता है ना, खिलौना उसकी मर्जी से चलता है। यहाँ एक रिमोट कंट्रोल से छोटा सा चलते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, वो आगे चले जाता है, आगे पीछे जाता है। वजीर आजम बेचारा क्या बेचता है, छोड़े। इधर 155 वाला बाहिर है, 86 सीटों वाला वजीर आजम बन चुके बैठा हुआ है। इन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है, हाथी के दांत खाने को। हाँ, पीपल्स पार्टी की क्या गेम है? लेकिन भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी की क्या गेम है? ये क्या जहांगीर तरीन को अपने साथ मिला लेगी तो PMLN तो फारिग हो जाएगी ना, फिर इनकी ज्यादा हो जाती हैं सीटें। देखें, जब तक एक अहम गिरफ्तारी जिसकी तवक्को की जा रही है जून में होती है या नहीं होती, मुबैना खबरें हैं, उस वक्त तक मुझे तो इलेक्शन होता हुआ ही नजर नहीं आता। मुझे तो, मैं बीइंग रिपोर्टर हूं, हो सकता है 8 कुल हो जाए लाजमी इलेक्शन। जिस वक्त अहम गिरफ्तारी नहीं होती उस वक्त तक इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों 13 का ये हाल है, इकानमी आपको पता कहां पहुंच गई है। ये बजट इन्होंने क्या दिया है, जिस मुल्क में मुसल्लह हुकूमत 2 सूबों में निगरान हो 90 दिन के बाद, वहां इन कानून क्या है। वो आप कोशिश करें, आप वज़ीर आज़म बन सकती हैं, लेकिन खैर अल्लाह ना करे आप बने, मेरी तो दुआ है। बट सब बन जाए वो आपका चांस बन सकता है भट्टी साहब। निगरान वजीर आजम के लिए हम भी एक नाम फ्लोट कर दें भट्टी साहब, बड़े क्रेडिबल। मैं तो दोनों को कबूल नहीं होगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, सही फेयर एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो तभी होंगे ना दोनों तरफ से, जब को नाकाबिले कबूल हो। नहीं, पाकिस्तान में सिलेक्शन होते हैं अदब एहतराम से, इलेक्शन का हम नाम बदनाम करते हैं। इलेक्शन तो होंगे, लेकिन होगी तो सिलेक्शन। भट्टी साहब, जर्नलिस्टों का दौर आ गया है, पंजाब का हो और अगला प्राइम मिनिस्टर भी जर्नलिस्ट आ रहा है, तो आप तो जनाब सबसे अहम आदमी, क्यों आप रेस से बाहर हो रहे हैं इस वक्त? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, जर्नलिस्ट का दौर, जर्नलिस्टों का दौर नहीं है। मैं इसकी तशरीह में नहीं जाना चाहता। जर्नलिस्ट निसार उस्मानी, IH राशिद, बरना साहब, अब तो फार फेल है। तो अल्लाह ताला इस कीमत में, अब इस उम्र में बिकने का ना नौबत दे। जानवर खरीदे जाके, इंसानों को खरीदना छोड़े। ये ठीक है, लेकिन भट्ट साहब आपको क्या नजर आ रहा है? हम ये तो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी क्यों ली, किससे इत्तेहाद बनाएगी, IPP किससे इत्तेहाद बनाने जा रही है, तो क्या PTI बिल्कुल आपको माइनस नजर आ रही है इस इलेक्शन में? PTI का कोई धड़ा, कोई ग्रुप किसी फॉर्म में भी वो नजर नहीं आ रही आपको? देखें, आप जो फरमा रही हैं उसका एक, अभी 2 मिनट पहले आरिफ साहब ने जो बात की थी ना कि मुमकिना इसी रवा माह के दरमियान बड़ी गिरफ्तारी, अब सारी सियासत उसी चीज पर है और उन्होंने एक लाइन में सारी बात बता दी है। मुझे तो समझ आ गई है कि ये पाकिस्तान की जो सियासत इस वक्त घूम रही है, ये एक गिरफ्तारी के पीछे घूम रही है। अब अगर वो गिरफ्तारी जून में होती है तो सियासत जो है वो पलट जाएगी। नहीं, मैं तो पार्टी वाइज बात करूं ना, पार्टी तो बैन नहीं है ना, पार्टी तो अपनी जितने भी बेशक लोग चले भी गए फिर भी कुछ ना कुछ सूरत में मौजूद है।
تو کیا بھٹی صاحب بین بھی ہو سکتی ہے پارٹی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اب کس نے کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، یا کسی شکل کسی فارم کسی گروپ میں موجود ہوئے گی؟ جی سر دیکھیں سمینا، یہ تو 14 مہینے سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام کی اتنی مقبولیت ہے کہ وہ کر نہیں پا رہے. دیکھیں نواز شریف نااہل ہے، لیکن وہ نون لیگ وہی چلا رہے ہیں. اگر یہ پارٹی بین نہیں کرتے اور الیکشن شفاف کراتے ہیں تو 2/3 میجورٹی، یہ نوٹ کر لیں آج کا دن. ہاں رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، مجھے نہیں پتا. بادی النظر میں یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی گرفتاری ہوتی ہے تو ایک پارٹی کے 3-4 بچے ہوں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ مجھے ملک اس میں بہتر نہیں نظر آتا. ملک میں اس وقت سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور ہر حال میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے ملک کو آگے. چلیے اب لاسٹلی آخری ایک سٹوری ہے، اس پہ بھی میں فٹافٹ کمنٹ لے لوں. جی بات ہو رہی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی گئی ہے. سر کہہ رہے ملک کی جو معاشی سمت ہے اس کو درست کرنا ہے اور بڑے اہم اس میں فیصلے لیے جا رہے ہیں. تو بٹ صاحب آپ کا کیا اس پر کامنٹ ہے؟ فائدہ مند ہوگا معیشت کے لیے؟ دیکھیں سمینا بات یہ معاشی، جی بھٹی صاحب آپ بات کریں. جی سر بھٹی صاحب. نہیں بٹ صاحب آپ پلیز بات کمپلیٹ کیجیے. میں یہ عرض کر رہا تھا بھٹی صاحب کہ پاکستان کی جو سمینہ کا سوال ہے کہ معاشی حالی کا جو قومی پلان ہے، یہ اصل میں یہ پلان جو ہے یہ پرائم منسٹر کی زیر صدارت گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا اس کی کہانی ہے، جس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی بات جو ہے کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اصل میں کہانی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جب آپ کو نو ہو رہا ہے اور آپ کی بات جو ہے وہ نہیں چل رہی، بیل منڈیر نہیں چل رہی، اور اسی رواں کے درمیان تو اختتام ہے. چلیے دیکھتے ہیں اس کاؤنسل میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو دیکھا دوستو آپ نے، عارف حمید بھٹی خاصے دل برداشتہ ہیں، اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اب ان کی بھی امید جو ہے وہ دم توڑتی چلی جا رہی ہے کہ ملک بے یقینی کا، غیر یقینی کا شکار ہے، اور کچھ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں، آنے والے گھنٹوں میں، آنے والے مہینوں میں کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح کی جب بے یقینی ملک میں ہو جائے تو کسی قسم کا کام یا کسی قسم کی ترقی بالکل ملک میں نہیں آتی. اور آپ نے سنی ساری یہ گفتگو، اور عارف حمید بھٹی نے کہا کہ ہم لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، کچلے جائیں گے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر مرمرا جائیں گے. تو اس طرح کی بات جب بندہ کرتا ہے تو وہ خاصا دل برداشتہ ہوتا ہے، تبھی کرتا ہے. ملک کی صورتحال سب کے سامنے ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی تو ہر وقت نظر ہوتی ہے، ملک کی بدلتی ہوئی ساری جو صورتحال اس کے اوپر مکمل نظر ہوتی ہے، وہ نظر رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کو وہ دیکھ رہے ہیں. مایوسی تو پھر ہوتی ہے، اگر کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو مایوسی تو ہوتی ہے. اور جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے اس طرح سے کئی چیزیں پھر واضح ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں. پھر بندہ جب سوچتا ہے گہرائی میں جا کر اس کو سوچا جاتا تو اس کے کئی نتیجے نکلتے ہیں. جب تک کہ اس کا کوئی واضح نتیجہ نہ سامنے آ جائے، کیا سرائیاں بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو وہم بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو جب بے یقینی کی صورت ہوتی ہے تو پھر اسی طرح ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا. جب تک ملک میں اسٹیبل حکومت نہ ہو، کوئی ایسی پکی حکومت جو کہ عوام کے ووٹس لے کر آئی ہو، اس وقت تک کچھ بھی ترقی وغیرہ کا مسئلہ جو ہے، جو سلسلہ ہے وہ نہیں چلتا، وہ رکا رہتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.